हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्कस द वेरियस मोड्स ऑफ प्रोटेक्शन इवॉल्व्ड अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन इनहेरेंट इन सच कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्वेश्चन हमारे पास BGS 1986 में पूछा गया है। बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं। पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्लेन करना है, उसके बाद जो वेरियस मोड्स हैं प्रोटेक्ट करने के जो इवॉल्व होते हैं, जो पॉसिबिलिटी है एक्सप्लॉयटेशन की जो इनहेरेंट है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ऑब्वियस है कि एक पार्टी दूसरी को जो है मैनिपुलेट या एक्सप्लॉयट कर सकती है, तो क्या मोड्स हैं प्रोटेक्शन के। इसमें आ गया आंसर, हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया ये जो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो प्री फिक्स्ड होती हैं एक पार्टी के द्वारा, और जो दूसरी पार्टी है वो नेगोशिएट नहीं कर सकती हैं इन टर्म्स पे। ये जो है सपोज किया जाता है उसको, जो दूसरी पार्टी है उसको सपोज किया जाता है कि वो साइन करेगा कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी पोजीशन में आए बार्गेन करने की। ये सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए भी होता है, क्योंकि जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है एंटर करने होते हैं किसी भी पर्सन के द्वारा, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि वो एंटर करे कॉन्ट्रैक्चुअल नेगोशिएशंस में ईच एंड एवरी पर्सन के साथ। ये जो है स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और इनकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं वो जनरली लिखी जाती हैं प्रिंट जो है फाइन प्रिंट में, जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं और ऑफन एक्सक्लूड करती हैं लायबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। एग्जाम्पल आगे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे रेलवेज के साथ होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ होते हैं, एटसेट्रा होते हैं। तो यहाँ पे जो है बेसिकली हमारा जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, हमने वो एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे जो है एक पार्टी जो है सारी टर्म्स डिसाइड करती है और दूसरी पार्टी नेगोशिएशन की जो है पोजीशन में नहीं होती है, तो इनको बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसका जो मेन रीज़न क्या है कि कन्वीनियंस के लिए, क्योंकि बहुत लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स जो हैं उनके साथ एंटर करना होता है और ये पॉसिबल नहीं है कि हर एक पर्सन के साथ जाके टर्म्स जो है नेगोशिएट की जाएं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो रेलवे की टिकट्स होती हैं या फिर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ होती हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स पे आप बिना सोचे समझे साइन करते हैं, वो जो टर्म्स होती हैं वो नॉन नेगोशिएबल होती हैं और आप अपने हिसाब से जो है मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये आते हैं हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आ गया नीड क्या है प्रोटेक्शन की। ये जो इस टाइप के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये अपॉर्चुनिटी देते हैं स्ट्रॉन्गर पार्टीज़ को, जैसे कि रेलवे आ गई या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो खुद जो है कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स डिसाइड कर रही है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एक्सप्लॉइट कर सकते हैं वीकर पार्टी को। जो वीकर पार्टी है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो बार्गेन कर सकें, हैंस जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है वो उस एक्सटेंट तक जा सकती है एग्जम्प्ट करने की कंपनी को सारी की सारी लायबिलिटीज से कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। देयरफॉर लेजिस्लेचर और कोर्ट्स उन्होंने इवॉल्व किया है फॉलोइंग रूल्स प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंटरेस्ट है वीकर पार्टी का जो पोजीशन में नहीं है बार्गेन करने की। पहला आ गया हमारे पास, जो नोटिस है वो एडिक्वेट होना चाहिए और रीजनेबल होना चाहिए। इसमें आ गया जो प्रपोजर है उसके द्वारा दिया जाना चाहिए एडिक्वेट नोटिस प्रिंटेड टर्म्स का और कंडीशंस का। केस लॉ आ गया इसमें हमारे पास, हेंडरसन वर्सेस स्टीवनसन 1875 का केस है हमारे पास। काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, इसके बेसिस पे जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, प्लस ये जो है प्री में MCQs बेसिस पे भी पूछा जाता है। इसमें फैक्ट्स आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें है कि प्लेंटिफ ने एक स्टीमर टिकट बाय की और टर्म्स जो है वो प्रिंट की गई थी जो बैक है टिकट की उस पे। उसको नहीं बताया गया था कि जो टर्म्स हैं वो मेंशन्ड हैं जो टिकट है उसके बैक पे, और नीदर कोई इंडिकेशन था कि जो टर्म्स हैं वो प्रिंटेड हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो प्लेंटिफ है उसने रीड नहीं की हैं टर्म्स। वन ऑफ द टर्म्स जो मेंशन्ड थी वो एग्जम्प्ट करती है कंपनी को किसी भी लॉस के लिए या डैमेज के लिए जो कॉज किया गया है पैसेंजर को या उसके लगेज को। प्लेंटिफ का जो लगेज था वो लॉस्ट हो गया कंपनी की फॉल्ट की वजह से। तो अब इसने जो है कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो कंपनी है वो लाइबल है उस लॉस के लिए, क्योंकि प्लेंटिफ जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था इन टर्म्स को अगर वो उनको पहले ही देख लेता। देयरफॉर अगर डॉक्यूमेंट दिया जाता है पार्टी को, जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं पार्टी को वो रीजनेबली सफिशिएंट नोटिस है, वो शुड बी गिवन कि जो प्रेजेंस जो है टर्म्स की और कंडीशंस की जो मेंशन्ड है डॉक्यूमेंट में।
तो बेसिकली ये जो है प्लेंटिफ के फेवर में हेल्ड हुआ है। कोर्ट ने जो रीज़न दिया है इसमें वो ये दिया है कि अगर कहीं पे भी जो डॉक्यूमेंट है उस पे टर्म्स मेंशन भी हैं तो उसका भी एक सफिशिएंट नोटिस दिया जाना चाहिए प्लेंटिफ को कि ये टर्म्स हैं और आपको जो है गो थ्रू करनी चाहिए या रीड विद करनी चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस की एडिक्वेट और रीजनेबल जो है नोटिस दिया जाना चाहिए। सेकेंड आ गया हमारे पास नोटिस शुड बी कॉन्टेम्पोरेनियस विद कॉन्ट्रैक्ट। जो अबव मेंशन नोटिस है वो दिया जाना चाहिए बिफोर या एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें जो नोटिस है जो सब्सिक्वेंटली दिया जाएगा वो जो है बाइंड नहीं करेगा पार्टीज को। फॉर इंस्टेंस आप किसी होटल में जाते हैं और आपने जो है कोई रूम बुक किया है, लेकिन होटल के जो रिसेप्शन पे है या फिर जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कोई जो है ऐसी टर्म नहीं है लगेज को लेके या फिर जो है कोई भी एमिनिटी को लेके कि होटल में कुछ नुकसान हुआ या फिर आपके सामान का कुछ नुकसान हुआ तो उसके लिए कौन लायबल है। कोई टर्म नहीं है। आपने होटल रूम बुक किया, आप रूम के अंदर गए हैं और उसके बाद जो है वहाँ पे नोटिस लगा हुआ है कि आपके लगेज को कोई डैमेज हो गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, होटल रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है रीजन ये नहीं माना जाएगा, नोटिस सफिशिएंट नहीं माना जाएगा क्योंकि वो कॉन्टेम्पोरेनियस होना चाहिए, मतलब साथ के साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है नोटिस या तो जहाँ पे पेमेंट करने से पहले आपको बताना चाहिए या पेमेंट करने के दौरान आपको नोटिस दिया जाना चाहिए। सब होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर कर चुके हैं उसके बाद अगर आपको नोटिस मिलता है तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। थर्ड आगे जो टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की वो रीजनेबल होनी चाहिए। टर्म अगर रीजनेबल है तो वो डिफीट करती है जो वेरी पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का और ये रिपग्नेंट है पब्लिक पॉलिसी के, मतलब पब्लिक पॉलिसी के ऑपोजिट है। ये जो अनरीजनेबल टर्म्स हैं ये एक्सक्लूड की जाएंगी कॉन्ट्रैक्ट को। अगेन जो हमारे पास टर्म्स हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। ये अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है क्या रीजनेबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट में और क्या नहीं है। नेक्स्ट आ गया देयर शुड नॉट बी अ फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। इसको फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें आ गया अगर एडिक्वेट नोटिस दिया भी गया है टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की, जो पार्टी इम्पोज कर रही है कंडीशंस, वो कोई भी रिलीफ उसको नहीं मिलेगा अगर उसने कमिट कर दिया है कोई भी फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंटेन करता है फंडामेंटल ऑब्लिगेशन जो परफॉर्म किया जाना चाहिए और जो पार्टी है वो गिल्टी होगी उस ब्रीच की वेदर और नॉट कोई भी एग्जाम्प्टेड क्लोज जो है वो प्रोवाइड किया गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो आजकल काफ़ी ज़्यादा एयरलाइंस के भी केसेस जो हैं हाईलाइट हो रहे हैं कि काफ़ी सेलेब्स ने भी इन चीज़ों को हाईलाइट किया है कि उनके जो लगेजेस हैं वो जो है उनके बारे में उनको इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। तो ये जो एयरलाइंस की जो है फंडामेंटल ड्यूटी है ये कि जो पैसेंजर आपकी सर्विसेज ले रहा है उसका लगेज जो है आप उसको जो है जो भी उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे उसका लगेज उसको सही सलामत मिलेगा। लेकिन अगर ये वाली जो है चीज़ ही ब्रीच हो रही है और किसी भी आपके टिकट के किसी भी टर्म में लिखा है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम लाइबल नहीं होंगे, तो ये नहीं माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ये फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। ये तो फंडामेंटल चीज़ है कि अगर एयरलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना प्लस आपके लगेज को सही सलामत एक जगह से आपके डेस्टिनेशन तक लेके जाना। तो यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल है फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। फिर आ गया एनी एम्बिग्विटी शैल बी रिजर्व्ड इन फेवर ऑफ वीकर पार्टी। तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई भी एम्बिग्विटी है तो एग्जाम्पशन क्लोज में तो वो रिजॉल्व की जाएगी वीकर पार्टी के फेवर में। एग्जाम्पशन क्लोज जो है वो स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू किया जाता है पर्टिकुलरली अगर वो अनरीजनेबल है। अगर वर्ड्स जो हैं केपेबल है दो कंस्ट्रक्शंस के तो जो वाइडर वन और जो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन है वो प्रेफर किया जाएगा। तो अगर किसी भी चीज़ के दो मीनिंग्स हैं तो वो जो है वीकर पार्टी के फेवर में जो मीनिंग जा रहा है वो प्रेफर किया जाएगा। कंक्लूजन में आ गया हमारे पास कि जो मेन पर्पस है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का वो है स्ट्रीमलाइन करना कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ को। ये है बिजनेस का जो टाइम है वो सेव करने के लिए और मनी सेव करने के लिए इनका जो मोटिव होता है, अवॉइड करके जो नीड है नेगोशिएट करने की सेपरेट अग्रीमेंट्स हर एक कस्टमर के साथ। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का, और इसको जो है आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं।
पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें हमारे पास 5 कंडीशंस हैं। ये 5 कंडीशंस जो है आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको ये वाला कंटेंट नहीं लिखना है जो लीगल लैंग्वेज में है, तो आप जो है एग्जाम्पल के साथ भी, इलस्ट्रेशन के साथ भी हर एक क्लोज जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपनी लैंग्वेज में अपने दिमाग से आपको लग रहा है कि ये वाला इलस्ट्रेशन यहाँ फिट होता है, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी अगर 5 मार्क्स में आता है, थोड़ा सा कट शॉर्ट कर देना। 5 के 5 आप जो है इनको कट शॉर्ट नहीं कर सकते हैं। इंट्रो थोड़ा सा कम कर देना, और कंक्लूजन में तो वैसे ही हमने 2 लाइनें लिखी हैं, तो ये जो कंटेंट कम कर देना, लेकिन हेडिंग्स जो है आप 5 की 5 ही रखना। बाकी जो है इस क्वेश्चन में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।